सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं प्रहलाद सिंह शेखावत 24 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित इस महत्वपूर्ण करंट की सेशंस की क्लास के अंदर आपको बताने वालों ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और उनका करेंगे डिटेल में अन्वेषण। चलिए सेशन की शुरुआत करें और जानते हैं पहला प्रश्न। किसे साल 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया? आंसर हो जाएगा इसका गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक रहे हैं भारत के, जिनको कैग के नाम से भी जाना जाता है, और अभी वर्तमान में ये यहां पे उनको उपाध्यक्ष भी चुना गया। इनके बारे में और चीजें मैं आपको बता दूं, ये गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी इन्हीं को बनाया गया था। कब? जब धारा 370 वहां से हट गई थी। तो जेएंडके के पहले उपराज्यपाल भी आप रहे हैं। इसके अलावा आप कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल भी आप रहे हैं, और इसके अलावा आपको वर्तमान में उपाध्यक्ष के तौर पे भी संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक में वहां पे भी आपको नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं कि कैग क्या है। कैग के बारे में मैं आपको बताऊं, कैग का उल्लेख अपने को मिलता है आर्टिकल 148 से लेकर के और 151 के मध्य। क्या कैग होता है, इसका क्या कार्य होता है, और गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो कार्य करा यहां पे 2020 से लेकर के उसके अंदर उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया। कैग, अब मैं बता दूं आपको कि जितने भी प्रकार के जो लेखे होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्सों की केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के, दोनों अकाउंट्स का लेखा परीक्षण करना, उनका कह सकते हैं ऑडिटिंग करना, और लेखा परीक्षा करना, अकाउंटिंग करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैग के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। केंद्र सरकार की अगर देखी जाए तो राष्ट्रपति मोदी की अनुमति के द्वारा सदन के पटल पे रखी जाती हैं, जबकि राज्य के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से यहाँ का जो विधानसभा का जो पटल है उस पर ये सारी चीजें रखी जाती हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गिरीश चंद्र मुर्मू बाह्य लेखा परीक्षकों का एक जो पैनल था, जो उसका 63वां जो सत्र चला था, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था और ये कैग के अध्यक्ष भी रहे हैं। 12वां सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों जो एएसआई था उसके प्रमुख वहां पे शामिल थे, जहां पे उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अलावा जो बाहरी लेखा परीक्षक होते हैं उनके तौर पर भी यहाँ पे ऑडिटर उनको चुना गया था। कश्मीर के उपराज्यपाल भी आप रहे हैं, 2020 में आपने शपथ ली थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस वहां के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 देश इसके अंदर शामिल हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताने वाली इस प्रश्न के माध्यम से ही विशेषांक है, जिसके अंदर आप जान रहे हैं मेरे साथ में कि कैग क्या होता है, और कैग से सवाल काफी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। देखते हैं, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के अंदर संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, जबकि योग्यताओं के बारे में संविधान के अंदर इस प्रकार का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। अगर बात करते हैं इनके कार्यकाल की तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या 65 साल पूरे हो जाए, तभी इनका जो है कार्यकाल पूरा मान लिया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ, अब इनको त्यागपत्र या इनको हटाए जाने वाले की रीति कौन सी होती है? जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस रीति से हटाया जाता है उसी रीति से भी इनको ही हटाया जाता है। तो हटाने की रीति भी आप देख पा रहे हैं। दर्जा इनके पास में कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके सम्मानी उनको यहाँ पे दर्जा दिया गया है। कार्य क्या रहता है? भारत सरकार के विभिन्न निधियों, जितने भी प्रकार के जो अकाउंट्स होते हैं उनका आपने क्या करना है? व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, और उनका क्या करना है? ऑडिटिंग करना है, और साथ में उनकी क्या करना है? अकाउंटिंग भी करना है। इस कार्य को कौन करता है? कैग करता है। कैग की फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल का हम देख ही चुके, 148 से लेकर के और 151 के मध्य इसका उल्लेख आपको दिखाई दे रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। दूसरे CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अब बाल्टिक देश कौन से? बाल्टिक वो छोटे छोटे देश हैं जो यूरोप में हैं। सदस्य जो संख्या है उनकी कितनी है टोटल? ये 8 देश हैं, और 8 देशों के साथ में भारत का जिस प्रकार से व्यापार यूरोप
यूनियन के साथ में जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से बाल्टिक देशों के साथ में भी हमारा व्यापार वैसे ही हो, इसके बारे में इस प्रकार की जो मीटिंग है उसका आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में किया गया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। एनबी जो 8 देश हैं जिसमें छोटे छोटे देश हैं, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, लताविया है, लुथानिया, नॉर्वे और स्वीडन है। इनको हम दूसरी भाषा में स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो भी सबसे ज्यादा रहती है। इनका जो पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई जिसको बोलते हैं, वो भी सबसे ज्यादा रहता है। एचडीआई जो इनका इंडेक्स है वो भी सबसे उम्दा। और इसके अलावा जो विश्व स्वास्थ्य जितने भी प्रकार के परीक्षण होते हैं और उनका जो लेवल होता है उसके अंदर भी इनकी जो लोगों की जो कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी जितने भी प्रकार के जो शीर्षक होते हैं, जो मानक होते हैं, उनके अंदर भी इनके नागरिकों का शीर्ष स्थान पे नाम आता है। तो ये सारी की सारी प्रकार की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। भारत के साथ में संयुक्त माल व्यापार लगभग 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होता है। नॉर्डिक बाल्टिक जो 8 की जो स्थापना होती है वो 1992 में होती है। वर्तमान में अपने विदेश मंत्री की बात करें, जो जिन्होंने भारत में ही भाग लिया इस मीटिंग के दौरान, विदेश मंत्री एस जयशंकर। बात कर लेते हैं ईयू की। यूरोपियन यूनियन के साथ में भी भारत के वैसे ही संबंध है जिस प्रकार से यहाँ पे एनबी 8 देशों के साथ में 1993 में ईयू की स्थापना हो जाती है। सदस्य अगर देशों की संख्या की बात करें तो 27 है। इससे पहले 28 थे। हम सब लोगों को पता है कि जब ब्रेग्जिट हुआ तो यहां से ब्रिटेन उससे बाहर हो गया और उसके बाद में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 27 हो गई है। मुख्यालय इसका कहां पे है? अगर ईयू की बात करें तो बेल्जियम में है। और ब्रेग्जिट आप जो देख पा रहे हैं 31 जनवरी 2020 को बोरिस जॉनसन उस समय तत्कालिक वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके समय इस प्रकार का ईयू से जो ब्रेग्जिट हुआ था वो इस प्रकार का हुआ था। ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस प्रकार की चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किस संस्था द्वारा टैटलम जो कि एक दुर्लभ धातु है उनकी खोज की गई? जिस प्रकार खनिजों के बारे में अनुसंधान होते हैं, उनकी खोज होती है और उसी के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि टैटलम एक प्रकार का ये क्या है? ये दुर्लभ पदार्थ है जिसका सबसे ज्यादा अगर उपयोग होता है तो किसमें होता है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया को अगर जरूरत वर्तमान में है तो किसकी है? सेमीकंडक्टर की है। सेमीकंडक्टर किस काम में आते हैं? सेमीकंडक्टर एक तो जो ईवी व्हीकल्स हैं उनके अंदर, इसके अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य तकनीकी वस्तुओं के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में आईआईटी रोपड़ कहां पे? पंजाब में। वहां के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज की खोज करी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इतना बड़ा दुर्लभ भंडार मिला है। सबसे जितना सोना जितना लचीला होता है और जितने कह सकते हैं गर्म अवस्था में उसको गर्म किया जाता है, उस प्रकार के दुर्लभ पदार्थ भारत के अंदर मिला है। और कह सकते हैं कि इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में ये दुर्लभ पदार्थ अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आईआईटी रोपड़ है पंजाब, सतलज नदी के किनारे यहां पे इसकी खोज की गई। प्रकृति क्या है इसकी? कि टैंटलम एक रेयर मेटल है। एटॉमिक नंबर इसका कितना? 73। रंग इसका ग्रे है तथा भारी और बहुत कठोर होता है। टैंटलम का लचीलापन उतना ही होता है जितना किसना होता है? सोने का होता है। बिना टूटे पतले दार या धागे में तब्दील हो जाता है, ठीक सोने की तरह। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले के प्रति पूरी तरह लगभग क्या है? ये सेफ है। अब इसकी खोज करने वाले कौन से? एंडन गुस्ताफ हैं, जिन्होंने स्वीडन के अंदर सबसे पहले इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। उपयोग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। इसका उपयोग व्यापक रूप से होने वाला है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होगा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरों में भी टैंटलम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। आईआईटी रोपड़ की बात करते 2008 के अंदर की स्थापना होती है। कहां पर है? पंजाब में है। और ये जो टैंटलम है इसकी खोज किसके कहां पे की? ये सतलज नदी का जो मुहाना है वहां पे इसकी खोज की गई है। दुर्लभ है और बहुमूल्य है और भारत के लिए काफी जो है आगामी जो आने वाला जो समय उसमें काफी काम में आने वाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस देश के साथ में 2+2 मंत्रिमंडलीय सम्मेलन अभी वर्तमान में संपन्न हुआ? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। मंत्रिमंडल 2+2 की हम अगर वार्ता की बात करते हैं तो 4 देश हैं जिनके साथ में मंत्रिमंडल वार्ता करते हैं। एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया और इसका आंसर ही कौन सा हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। नंबर 2 पे कौन सा है? जापान है।
नंबर 3 पे कौन सा है? अमेरिका है। और नंबर 4 पे है रसिया, जिनके साथ में भारत 2+2 की वार्ताएं करता रहता है। 2+2 के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? संबंधित देश के रक्षा मंत्री और उसके विदेश मंत्री, ये दोनों इस 2+2 में शामिल होते हैं। अभी हाल ही में 9 और 10 नवंबर को हमने आपको एक सेशन में बताया था कि अमेरिका और भारत के मध्य भी 9 और 10 नवंबर को यहां पे 2+2 की वार्ता हुई थी। कहां पे हुई थी? भारत में हुई थी। अभी वर्तमान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं और विदेश मंत्री हैं, दोनों का जो चार्ज है एक ही व्यक्ति के पास में है। और उन्होंने, हम सब लोगों को पता है, जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसका जो फाइनल जो हुआ था उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ में जो विश्व कप विजेता को ट्रॉफी देने के लिए गए थे तो उप प्रधानमंत्री भी उनके साथ में थे। तो उन्हीं के साथ में इस प्रकार की 2+2 वार्ता का, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा 2+2 वार्ता का यह कभी आयोजन किया गया है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया अपने लिए क्यों अहम है तो मैं आपको बता दूं, ये क्वाड का सदस्य है। क्वाड का क्या कारण है और क्यों बनाना पड़ा? प्रशांत एशिया महाद्वीप में चीन की जो चुनौतियां हैं, चीन की चुनौतियों को खत्म करने, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता पड़ी। हालांकि इसकी कवायद 2007 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया पे इस प्रकार का दबाव बनाया गया कि ऑस्ट्रेलिया चाहते हुए भी इसका सदस्य नहीं बन सका। लेकिन 2017 के आते आते क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। क्वाड के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वहां पे भी 4 है। कौन से देश है? वही देश है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। तो आपने देखा 2+2 की वार्ता का जो आयोजन हुआ है वो कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। चलिए जान लेते हैं कुछ अन्य चीजें। 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई, 20 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स हैं, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। शुरुआत इसकी 2020 से ही हो गई थी। भारत 4 प्रमुख रणनीतिकारों के साथ में इस प्रकार का 2+2 संवाद करता रहता है, जिसका आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास भी खोला गया। वो कहां पे खोला गया? ब्रिस्बेन में खोला गया। लेकिन जबकि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत के अंदर जो व्यापारिक एक वाणिज्य केंद्र की स्थापना की गई वो की गई भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सुंदर शहर, जिसके बारे में कह सकते हैं बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वाणिज्यिक राजधानी खोलने का निश्चय किया। तो आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु, जबकि भारत की तरह ब्रिस्बेन होगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। IISR चंद्रा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि यह काली मिर्च की एक नई किस्म है जो अभी कोझिकोड, कहां पर स्थित है? यह है केरला। केरला के बारे में हम सब जानते हैं कि केरला मसाला उत्पादन के अंदर अग्रणी स्थान ये रखता है। और वहीं पे इस प्रकार की किस्म को क्या किया गया? वहां पे अनुसंधान किया गया और वर्तमान में एक नई किस्म को इजाद भी किया गया है। चीजें ऐसी कौन सी अलग होने वाली हैं जो पहली किस्मों में नहीं होती थी? तो एक तो इसका उत्पादन बेहतर होगा, ज्यादा होगा, उसके अलावा इसकी गुणवत्ता। ये 2 प्रकार की चौदह। तीसरी प्रकार की चीज है कीटरोधी, किसी प्रकार का इसमें कीट नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगी। इस प्रकार की किस्म का जो है नई जात की गई वो काली मिर्च एक किस्म है और उसी की जो है वो IISR इसकी एक किस्म है। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। काली मिर्च एक किस्म है। IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR के द्वारा इसको क्या किया? कोझिकोड जो है स्थान है, वहां से इसको क्या इजाद किया गया। काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली एक किस्म है, जबकि IISR चंद्रा किस्म में लंबी स्पाइक का कॉम्पैक्ट सेटिंग और बोल्ड बेरी, जिस प्रकार आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है वो चंद्रा नाम की एक किस्म आपको नजर आ रही है। मौजूदा किस्मों की तुलना में पिस्ट स्पाइक तीव्रता को भारी अधिक प्रति बेल, आप देख रहे हैं प्रति बेल 7.5 किलो के आसपास काली मिर्च का उत्पादन कर सकता है। और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो केरला है। इसके अलावा मसाला अगर उत्पादन की बात करें तो MP का भी स्थान उन शीर्ष राज्यों के अंदर आता है जहां पे मसाला सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। लेकिन 1498 के अंदर जब वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आए तो सबसे पहली बार केरल से वो लेके गए थे, वो काली मिर्ची लेके गए थे। और विदेशों के अंदर और विशेषकर यूरोप के अंदर काली मिर्च की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। भारत के किस शहर में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? अहमदाबाद।
अहमदाबाद के अंदर इस प्रकार का आयोजन किया गया। मत्स्य पालन की बात करें तो भारत का तीसरा स्थान है और सबसे ज्यादा मत्स्य पालन के अंदर जो है वो सबसे प्रथम देश है वो कौन सा है? चीन है। इसके अलावा भारत के जो जितने भी जो तटीय राज्य हैं वहां पे भी मछली पालन का उद्योग बहुतायत मात्रा में लोगों के माध्यम से किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अहमदाबाद में किया गया। भारत सहित 10 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मत्स्य पालन संघ। देश में निर्यात के अंदर गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? सबसे ज्यादा 17% के आसपास मत्स्य पालन के अंदर जब निर्यात करते हैं मत्स्य का, मछली का, तो उसके अंदर 17% की भागीदारी के आसपास गुजरात आता है। इसके अलावा अभी कल की क्लास में हम आपने बताया था कि घोल मछली जिसको जलीय जीव घोषित करने का काम किसने किया है? वो किया गुजरात ने। ये घोल जो मछली है ये समुद्र तट के पास रहने वाली सबसे लंबी मछलियों में से ये एक है और इसको सोने के दिल वाली मछली भी इसको कहा जाता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर पुरस्कार दिया गया तो किसको दिया गया था? उत्तर प्रदेश को दिया गया। केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला है। भारत का वैश्विक मछली उत्पादन में योगदान 7.56 है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? वो चीन है। भारत के स्थान तीसरा आता है। राष्ट्रीय जल जीव अभी वर्तमान में घोषित किसको किया? गंगा डॉल्फिन है, उसको क्या किया गया? अभी जलीय जीव घोषित किया गया है राष्ट्रीय। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस राज्य सरकार ने युवाओं में जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ाने के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान की शुरुआत करी है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? मेघालय। मेघालय की इस प्रकार की शुरुआत की गई। ये उत्तर पूर्व का एक छोटा सा राज्य जहां पे इस प्रकार की शुरुआत की गई। हम सब लोगों को पता है कि जल जीवन मिशन जो है उसके अंदर कहा गया है कि 2024 तक प्रत्येक घर के अंदर जल पहुंचाने का लक्ष्य केंद्र सरकार जल मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। तो और अभी वर्तमान में वाटर स्मार्ट किड अभियान की शुरुआत कहां की गई है? वो मेघालय में की गई है। उद्देश्य क्या? जल संरक्षण की जितनी भी प्रकार की टेक्निक्स हैं उनको सबसे ज्यादा लोगों के बीच में क्या करना? उसको बढ़ाना, उनकी जानकारी देना। इसी के संदर्भ के अंदर मेघालय को इस प्रकार का पुरस्कार भी दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सम्मान भी उनको दिया गया। राज्य ने 4 लाख से अधिक घरेलू निश्चित जल कनेक्शन मार्च 2024 तक 6 लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा है। और वहां के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है कॉनराड संगमा। तो इन्होंने समय रहते हुए 4 लाख पहले कनेक्शन हुआ करते थे, लेकिन उनका टारगेट बढ़ा करके 6 लाख कर दिया है। और ऐसा मैं कह सकता हूं कि मेघालय ने जिस प्रकार से अभी जो प्रगति करी है उस हिसाब से 2024 तक इस आंकड़े को आसानी से छू लेगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किस राज्य सरकार के द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्यों किया गया? क्योंकि सेफ सिटी का आशय सिर्फ यही है कि स्कूली बच्चियों, स्कूली छात्राओं को आई टीजिंग और इसके अलावा आपराधिक घटनाओं से बचाने तथा सभी स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए इस प्रकार का एक टारगेट मिशन लॉन्च किया गया है। जहां पे एक नगर है उसको क्या किया गया? उन्होंने टारगेट किया है। और देखते हैं अभी कि सुरक्षित शहर परियोजना जिसमें 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकासी बिंदुओं के साथ साथ में गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा नगर है जहां पे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी करी जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरुआती चरण के अंदर 17 नगर निगमों में 2500 स्मार्ट कैमरे वहां पे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जहां पे लोगों को वॉच किया जा सके, किसी प्रकार की वो अनड्यू जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उनमें वो शामिल नहीं हो। 1692 स्कूल ऐसे हैं जहां पे इस प्रकार की चीजें कर चुके हैं, जबकि जो शेष हैं अभी 900 के आसपास वहां पे इस प्रकार की प्रक्रिया अधीन है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। जबकि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जिलों वाला अगर राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हाल ही में वहां पे वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई, उस राज्य का नाम भी उत्तर प्रदेश है। हाल ही में हमने एक क्लास के दौरान देखा ब्रज रज उत्सव मथुरा में भी वर्तमान में बनाया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। एशियन एमिशंस गेम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा यूएनईपी। यूएनईपी को हम सब लोगों को पता है यूएन का ही एक संगठन है और
उसी के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती है। देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्षक है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023, ब्रोकन रिकॉर्ड्स, टेम्परेचर हिट न्यू हाई एट, वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशंस क्या कर सकता है, इसकी शुरुआत ये कर रहा है। श्रृंखला का ये 14वां संस्करण था। अब वैश्विक उत्सर्जन और वर्तमान की जो कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, उसके अंदर 1.5% या कैसे 1.5% में तापमान में कमी लाने का उद्देश्य यूएनपी का रहा है। यूएनपी की स्थापना 1972 में हुई, मॉरिस स्ट्रोंग में हुई, और इसके अंदर 121 जो देश है वर्तमान में इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष इसके इगर एडरसन है। विश्व पर्यावरण दिवस की कह सकते हैं शुरुआत या वर्तमान में कब इसको मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, पत्रकारिता के लिए पहला राजकुमार केसवानी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नाम हो जाएगा उनका वर्तिका नंदा। वर्तिका नंदा भी खोजी पत्रकार है और उनको इस पुरस्कार से, ये पहली महिला होंगी, ये पहली पत्रकार होंगी जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पहला ही संस्करण है और पहला संस्करण के अंदर उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार की राशि कितनी होगी? 1 लाख होगी। इसके अलावा उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि राजकुमार केसवानी कौन थे और जिनकी वजह से इस पुरस्कार को भी, उनकी जो है कोरोना काल के अंदर डेथ हो गई थी और वर्तमान में इस उनके नाम के इस प्रकार के पुरस्कार की शुरुआत करी गई है। ये क्या थे? ये यहाँ पे ब्लॉक लिखते थे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उन्होंने त्रासदी होने से पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार की यहाँ पे घटना होने वाली है। लोगों को बता दिया था, सरकार को चेता दिया था, लेकिन सरकार उस समय कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई चीज का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद में हम सब लोग जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी बहुत लोगों की जान ले गई और अभी तक उन पीड़ितों के जख्म अभी भी हरे हैं। तो कह सकते हैं कि उनके पुरस्कार या उनके नाम से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। एक वर्तिका नंदा एक महिला पत्रकार है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। वर्तिका नंदा 26 नवंबर को पहला पुरस्कार देने वाला है। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह उनको दिया जाएगा। राजकुमार केसवानी जो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में खबर करने वाले पहले पत्रकार हुए। दैनिक भास्कर के वो संपादक भी रहे। आपस की बात एक बहुत लोकप्रिय एक जो है वहां पे क्या हुआ संवाद हुआ करता था, उनमें उन्होंने क्या की थी, एडिटर रहे। पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा अगर पुरस्कार दिया जाता है तो पुलित्जर थे। पुलित्जर पुत्र का जो पुरस्कार है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। शुरुआत कब होती है? 1917 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और ये सबसे बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला पुरस्कार है। वर्तमान में हम जो बात करते हैं, जो केसवानी जो है उनके नाम से जो शुरू किया गया जो पहला पुरस्कार इस प्रकार की कैटेगरी का, वो किसको मिलने वाला है? डॉक्टर वर्तिका नंदा को ये मिलने वाला है। चलिए, तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हम हल कर रहे हैं और जान रहे हैं ये कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की किस वस्तु को जीआई टैग मिला है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? किश्तवाड़ की केसर। जीआई टैग के बारे में आपको बताता चलूं, जियोग्राफिकल इंडेक्स क्या होता है? किसी भी स्थान की प्रमुख अद्वितीय जो कहीं पे भी और नहीं मिलती हो, किसी वस्तु, किसी उत्पाद और किसी कला को इस प्रकार का जीआई टैग दिया जाता है। भारत की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा अगर जीआई टैग के पुरस्कार कह सकते हैं, जीआई टैग के जो है मानक, वो सबसे ज्यादा किस राज्य के पास में? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास में जीआई टैग जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास में है। चलिए, भारत के अंदर किन किन राज्यों को किन किन उत्पादों के माध्यम से जीआई टैग मिले उसकी भी एक अपन क्या करते हैं, ग्लिम्स लेते हैं और बताता हूं आपके कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखते हैं, किश्तवाड़ की केसर, जिसका आंसर अभी था, किश्तवाड़ की केसर को इस प्रकार का जीआई टैग मिला है। लद्दाख के सी बकथोन, जो हमने पहले सेशन में बताया था कि बकथोन फल को भी जीआई टैग मिल चुका है। इससे पहले लद्दाख के पश्मीना खुबानी रक्त से कार्पो प्रजाति वाली, जबकि लद्दाखी जो लकड़ी है उसको भी नक्काशी के साथ में जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी को जीआई टैग, जबकि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना जो क्राफ्ट को जो है जो शॉल होता है उसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तमिलनाडु के सलेम सागू को भी जीआई टैग मिला
और बात करते हैं, और उड़ीसा की जो रायगढ़ सूल है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर में भद्रवा का सबसे अच्छा चावल जो राजमा जो चावल होता है उसको भी क्या मिला है, यहाँ पे जीआई टैग मिला है। रामबन की सुलाई शहद को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, जहां पे बात करते हैं असम की, और असम के अंदर चोकुआ चावल को भी जीआई टैग मिल चुका है। कन्याकुमारी की मेटी केले और लौंग को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं अंतिम में तमिलनाडु में मन्नार मुद्दई मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग मिल चुका है। और हम बता ही रहे हैं आपको कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में से एक है, और लास्ट में तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। तो जितने भी प्रकार के जो राज्य हैं इस प्रकार की जीआई टैग उत्पाद हासिल करने की होड़ के अंदर वो लगे रहते हैं, और उसका एक ही कारण होता है, उसके बाद में आपकी उसमें मोनोपोली हो जाती है और आप उस उत्पाद को आपके स्वयं के द्वारा ही बेचा जा सकता है, आपको कोई नकल नहीं कर सकता। इस प्रकार के संदर्भ जितने भी प्रकार के जो जीआई टैग हैं उसी प्रकार दिए जाने लगे हैं। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में, और हमारा जो जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऐसा ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ या अन्य चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं परीक्षा के लिहाज से, वो सारी डिटेल्स आपको हमारे जो अभी जो कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आप जो आप एक चीज मैं आपको और बता दूं, पीडीएफ और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसका आपको जो लिंक है वो आपको इसमें नीचे मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।